आज की क्लास में हम देखेंगे गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी, जिनको इसको कहा जाता है। गोल्जी एपरेटस से गोल्जी बॉडी जो होता है, ये हमारी सेल में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेल का ये ट्रैफिक पुलिस भी कहलाता है और किडनी ऑफ द सेल भी कहलाता है। ठीक है। गोल्जी एपरेटस से गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या डिक्टियोसोम, ये जैसा कि यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट में रॉबर्टसन ने बताया था कि all cell organelles and plasma membranes are basically plasma membrane is made of double membranous phospholipid phospholipoprotein. ठीक है। तो according to that concept, Golgi complex is also made of double membranous phospholipoprotein membrane या plasma membrane। ये भी डबल मेम्ब्रेनस यानी दो मेम्ब्रेन एक के साथ ही दो मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है फास्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसको सबसे पहले 1890 में इटालियन जो फिजियोलॉजिस्ट था कैमिलो गोल्गी, उसने इसको डिस्कवर किया था बार्न ऑल की नर्व टिश्यू में। तो इसने इसको नाम दिया था इंटरनल रेटिकुलर एपेरेटस। ध्यान दीजिएगा, एपेरेटो रेटिकुलर इंटरनो। ठीक है। लेकिन यहाँ विशेष बात देखने लायक ये है कि यहाँ पर उसने जो नाम दिया इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस, यही एक नाम अपने को साइटोलॉजी में दूसरा एक मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि नाम पहले किसको दिया गया, गोल्जी एपरेटस जैसे उसको नाम दिया गया इंटरनल रेटिकुलर, लेकिन बाद में इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस कहा गया। और जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज हुई तो फिर उसको नाम दिया इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। 1900 में जो होमग्रेन था उसने इसको ट्रोफो स्पोंजियम के रूप में डिस्क्राइब किया। जो पेरोनसीटो 1910 में डिक्टियोकाइनेसिस, ठीक है, डिक्टियोकाइनेसिस के रूप में गोल्जी एपरेटस का जो वो था डिवीजन था उसको डिक्टियोकाइनेसिस के रूप में उसको डिस्क्राइब किया। और बाद में इसको इसने नाम दिया, जो छोटी छोटी इसकी जो यूनिट बनी उनको नाम दिया डिक्टायोसोम। ठीक है। नेसोनो ने 1923, 24 एंड 20 और बोवेन ने 1929 में इसको गोल्जी एपरेटस के रूप में सेलुलर सिक्रीशन फंक्शन से रिलेट करके इसको स्टैब्लिश किया। ठीक है। साइज इसका अलग अलग होता है, तो किसी सेल में कम होता है, किसी सेल में छोटा होता है, किसी सेल में बड़ा होता है। जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं यानी कि जो सिक्रीशन करने वाली जो सेल्स होती हैं उनमें इनका जो साइज होता है ये काफी बड़ा होता है, मसल सेल्स में काफी छोटे होते हैं। ठीक है। संख्या भी इनकी कोई निश्चित नहीं होती, किसी से सेल में कम होते हैं, किसी सेल में ज्यादा होते हैं। जैसे नर्व सेल जो होती है, नर्व सेल, लीवर सेल और अधिकांशतः जो प्लांट सेल्स होती हैं इनमें बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जबकि वहीं पर कुछ सेल्स में ये सिंगल भी पाए जाते हैं। एक विशेष बात इसकी ये है पोलैरिटी। पोलैरिटी जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो एक स्पेशल ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा एक पोलराइज्ड होता है। इसका जो कॉन्वेक्स सरफेस जो होता है, ऐसा कॉन्वेक्स सरफेस जो होता है वो हमेशा न्यूक्लियस की तरफ होता है। जो कॉन्केव वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। कभी भी इसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होती, इसीलिए इसको सिस और ट्रांस कहा जाता है। जो न्यूक्लियस की तरफ होता है यानी कि कॉन्वेक्स होता है वो सिस कहा जाता है, और उसके अपोजिट साइड यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसको ट्रांस कहा जाता है। ठीक है। इसमें भी जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तीन इसके फॉर्म्स होते हैं, वैसे इसके भी तीन फॉर्म्स होते हैं। सिस्टर्नी या फ्लैटेंड सैक होते हैं, सेक्रेटरी सैक होती है और एस्क्रिप्टिव वेसिकल्स होते हैं। तो एस्क्रिप्टिव वेसिकल्स होते हैं उसमें एमॉर्फस ग्रेन्युलर सब्सटेंसेस होते हैं, देखेंगे अभी आगे इसकी आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा मैं। जो सिस्टर्ना होता है, एक जो सिंगल यूनिट जैसी पतली पतली लंबी लंबी इसकी जो ट्यूब्स होती हैं उनको सिस्टर्ना, इसको सिस्टर्नी कहते हैं। प्लूरल सिस्टर्नी है, सिंगुलर सिस्टर्ना। तो एक सिस्टर्ना जो होता है वो 1 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। ठीक है। और इसमें एक सॉसर लाइक ऐसा क्लोज कंपार्टमेंट होता है जिसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे लाइन से ऐसे इसमें स्टैक्स जमे होते हैं जिनको अपन क्यूमुलेटिव हम उसको सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है। और हर एक स्टैक जो है वो दूसरे से 20 से 30 नैनोमीटर की दूरी पे एक दूसरे से स्थित होता है। ठीक है। और हर एक सिस्टर्नी जो होता है, हर एक सिस्टर्ना जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है, जिसकी मेम्ब्रेन जो होती है
75 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, और उसके भीतर का जो लुमेन होता है, यानी उसके अंदर का जो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है, लुमेन जो होता है उसके भीतर ये वाला, ये जो होता है 500 टू मतलब 5000 टू 500 5000 टू 10,000, ये क्या होता है, एंगस्ट्रॉम का इसका डायमीटर होता है। ठीक है, इसमें जो इसमें अलग अलग एनिमल या प्लांट सेल में जो ये होते हैं, इसके जो स्टैक्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं। जैसे कि एनिमल सेल में 5 से 6 गोल्जी सिस्टर्नी, और इसमें प्लांट सेल में 20 या उससे ज्यादा सिस्टर्नी पाई जाती है। ठीक है, जो सिस्टर्निया जो ये होता है, डिप्टेरोसोम जो होता है, इसमें जैसा मैंने बताया आपको, उसमें क्या होता है कि ट्रांस और सिस फेज होता है। सिस फेज जो होता है वो सबसे न्यूली फॉर्म्ड होता है, और ट्रांस फेज जो होता है वो सबसे पुराना होता है। यानी कि ये न्यूक्लियस की तरफ से बनता जाता है, और आगे की तरफ ये जो सिस्टर्नी है ये क्या होती जाती है, आगे की तरफ ये खिसकती जाती है, आगे की तरफ ट्रांसफॉर्म होती जाती है। तो सबसे नई वाली जो सिस्टर्ना होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस की तरफ, और सबसे पुराना जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ठीक है, तो इसकी जो मैंने बताया आपको, इसका जो वो होता है डायमीटर इसका, इसके अलावा इसमें जो एक खास बात ये होती है कि इसकी जो सिस्टर्नी होती है ये फेनेस्ट्रेटेड छिद्रित होती है। अभी चित्र में हम देखेंगे कैसी होती है। दूसरी होती है सेक्रेटरी सैक। जो सिस्टर्नी के किनारे छोटे 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 ऐसे क्या होते हैं कि सैक बन बन के अलग होते जाते हैं। ये इंट्रासेलुलर यानी सेल के भीतर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको करते हैं। दूसरे होते हैं एक्सक्रीटरी वेसिकल। एक्सक्रीटरी वेसिकल और सेक्रेटरी सैक में डिफरेंस है। सेक्रेटरी सैक जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर, एक्सक्रीटरी वेसिकल जो होते हैं वो सेल के बाहर जो सेल एक्सक्रीशन, इसीलिए इसको सेल किडनी ऑफ द सेल इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि ये सेल के जो सेल के जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है उसको सेल के बाहर रिलीज करते हैं, छोटे छोटे ब्लेब्स बनते जाते हैं, और ये ब्लेब्स बन करके सेल के बाहर इसको क्या करते हैं, ये रिलीज करते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके डायग्राम देखते हैं। इसमें डायग्राम में ऐसे सिस्टर नहीं होते हैं, ये छोटे छोटे उसके ये इसके सैक बनते जाते हैं। ये जो होते हैं इसके इसके जो वो होते हैं बाहर से, जैसे जो एंडोसाइटिक वेसिकल्स होते हैं। एक बात आपको बता दूं मैं कि जो एक्सक्रीटरी वेसिकल होते हैं वो प्लेथ्रिन कोटेड होते हैं। ठीक है, ये लगभग 50 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं, 50 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं। और ये जो सिक्रेटरी वेसिकल से थोड़े अलग होते हैं, ये इसलिए अलग होते हैं कि तब उसकी जो क्लेथरिन कोटेड वेसिकल्स जो होती हैं ये इंट्रासेलुलर ट्रैफिक ऑफ मेम्ब्रेन एंड सिक्रेटरी प्रोडक्ट, ये जो होते हैं ये फंक्शन करते हैं। एंडोप्लाज्मिक और गोल्जी के बीच में ये काम करते हैं। और साथ ही GERL, नोविकॉफ ने एक थ्योरी दिया था 1963 में, GERL थ्योरी, है ना। इस थ्योरी को कहा गया था गोल्जी एंडोप्लाज्मिक लाइसोसोम एंड राइबोसोम। ये एक थ्योरी थी जिसमें इसमें ये कहा था कि ये जो इंटरनल मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो होती हैं सेल के अंदर की, जो अलग अलग मेम्ब्रेन होती हैं, गोल्जी मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो होती है ये आपस में एक दूसरे से ट्रांसफॉर्मिंग होती है। ठीक है, तो ये नोविकॉफ ने बताया था, ये इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। यहाँ पर देखिए कि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होती है ये उसकी सिस्टर्नी, ये एक सिस्टर्ना है। ये लाइन से स्टेक्स इसके जमे हुए जिनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। ये ट्रांसफेज है, इसका मतलब ये इस स्थान पर यहाँ पर न्यूक्लियस होगा। ये ट्रांसफेज हमेशा न्यूक्लियस की तरफ होता है। जो सीसफेज जो होता है ये हमेशा किस तरफ होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ यानी सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, ये इस तरफ। तो यहाँ से ये वाला वेसिकल जो दिख रहा है या तो ये एक्सक्रीटरी वेसिकल होगा या एंडोसाइटिक वेसिकल होगा। तो यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल यानी कि एंडोसाइटिक वेसिकल है, ये इसका लूमेन है। ठीक है, आगे हम एक वीडियो दिखाएंगे, उसमें बताएंगे कि ये किस प्रकार से पैकेजिंग करता है और किस प्रकार से ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो इसका जो फंक्शन हम देखते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, तो इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस?
क्योंकि ये जो होता है, ये सेल के जो प्रोटीन्स होती हैं, मेम्ब्रेन बनाने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं, वो सारी प्रोटीन्स को कलेक्ट भी करता है, कलेक्ट करने के साथ साथ पैकेजिंग करता है, पैकेजिंग करने के बाद उसको वहां तक पहुंचाता है, कहाँ तक, जहां उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो जो सिस वेसिकल्स बनते हैं, ये सिस वेसिकल्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक गोल्गी कॉम्प्लेक्स की एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में नेक्स्ट 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 ऐसे होते हुए क्या करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह इसको लेकर के जाते हैं। ठीक है, और इसको इसमें गोल्गी एपरेटस में ये क्या करते हैं, ये सेल में सेल टू सेल ये ट्रांसफर करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसको किडनी ऑफ द सेल कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है या सिक्रीशन का काम, दोनों बातें मैं कहता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है, उन इंपॉर्टेंट मटेरियल को ये, जैसे कि हार्मोन्स है, विटामिन है, म्यूकस है, ये एक्सेट्रा जो जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो बॉडी के लिए जरूरी है, तो उनको ये क्या करता है, सिक्रीशन का काम करता है। सेल के जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं, जो सेल के लिए हानिकारक हो सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं सेल को, ठीक है, उनको क्या करता है, उनको ये बाहर निकालने का, यानी कि एक्सक्रीटरी वेसिकल के रूप में काम करता है। तो जो वो मेन जो मेन जो कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जो जिन चीजों को ये सिक्रीशन करता है, जैसे कि पेंक्रियाटिक सेल से जाइमोजन का सिक्रीशन करना, ठीक है, जो गॉबलेट सेल्स होती हैं, उनसे म्यूकस सिक्रीट करना। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल, म्यूकस जैसे, जो कि स्पेशली जो, ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में म्यूकस सिक्रीट नहीं होता, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फ्रॉग की स्किन बहुत ज्यादा म्यूसिलेजिनस होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें म्यूकस पाई, उसकी जो वो होती है, स्किन जो होती है, स्किन के लेयर में, स्किन में जो एपिडर्मिस होती है, उसमें मल्टी सेलुलर और मल्टी सेलुलर उसमें वो होती है, गॉबलेट सेल्स होती हैं, जो बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रीट करती हैं। जितने भी एक्वेटिक एनिमल, जो फिशेज होती हैं, उनमें होती हैं। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मिक्सिन। मिक्सिन की जो गॉबलेट सेल्स होती हैं, बहुत अधिक मात्रा में बहुत ज्यादा मात्रा में म्यूकस सिक्रेट करती, इतनी म्यूकस सिक्रेट करती, यहाँ तक कि अपने चारों तरफ क्या करती है, एक म्यूकस का एक एक मतलब कैसा, जेली टाइप का एक अपना कोट बना लेती है, इतना ज्यादा म्यूकस सिक्रेट करती है। जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, मीरोक्लाइन ग्लैंड्स होती हैं, ये लेक्टोप्रोटीन का सिक्रेशन करती है, यानी केसिन प्रोटीन का सिक्रेशन करती है। जो थायराइड ग्लैंड है, वो थायरोग्लोबुलिन का सिक्रेशन करती है। ठीक है, तो ये कुछ विशेष प्रकार के सिक्रीशन हो गए, जैसे मेलिन, जो मेलेनिन ग्रेन्यूल जो होते हैं, मेलिन का सिक्रीशन करती है। जो वो है oocyte में, प्राइमरी oocyte जो होती है, योग और विडेल एंड मेम्ब्रेन का सिक्रीशन होता है, जो प्राइमरी oocyte के ग्रो के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तीसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है, वो फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर ऑर्गन, GERL थ्योरी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। उस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि जो सेल की जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांसफॉर्मिंग होती हैं, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो भी मेम्ब्रेन होती हैं, सेल और सेल मेम्ब्रेन, ये जो होती है एक दूसरे से के ट्रांसफॉर्मिंग होती है। ठीक है, यानी कि कौन कौन सी, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये पांचों जो वो होती हैं, मेम्ब्रेन जो होती हैं, एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो होती हैं, ये सेल में, और जो लिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो उनका ये ट्रांसपोर्टेशन भी करती हैं। प्रोटीन प्रोटियोग्लाइकेन का ये प्रोडक्शन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे ग्लाइकोसामिन, स्पेशली आप मैंने अभी जैसे म्यूकस सिक्रीशन से, जो म्यूकस जो होता है, वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है ना, ग्लाइकोसामिन या ग्लाइकोसामिनो ग्लाइकेन, ये जो होता है, ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, और इनको, और जो इससे एंडोप्लाज्मिक जो होता है, वो प्रोटियोग्लाइकेन बनाता है, इनका ट्रांसपोर्ट सिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन भी करती है। ग्लाइकोजन जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत सारे बायोमोलिक्यूल में सल्फेशन का फंक्शन करती है। ठीक है, जो एक दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात ये कि गोल्गी जो होती है, जो गोल्गी के इसके मूवमेंट के लिए एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, इसमें इसके अलावा जो, जैसे बताया, बहुत सारे जो वो होते हैं, मोनोमर्स और पॉलीमर्स जो होते हैं, उनका सिक्रीशन, उनका उत्पादन, यानी सिंथेसिस और सिक्रीशन दोनों ही काम करती है। सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि इस फॉर्म में
जो स्पर्म का एक्रोसोम यानी स्पर्म हेड के ऊपर एक्रोसोम का फॉर्मेशन। एक्रोसोम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए, ओवम है, ओवम को से पेनिट्रेट, जब पेनिट्रेट कब होगा ये ओवम? जब इसकी जो ऊपर की जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है, उस विटेलाइन मेम्ब्रेन को छेदने के लिए, मतलब पेनिट्रेट करने के लिए, इसको पार करने के लिए स्पर्म को, मतलब जरूरी है कि उसको वो पेनिट्रेट कर सके स्पर्म, क्योंकि जब तक कि ये विटेलाइन मेम्ब्रेन पेनिट्रेट नहीं होगी तब तक ये स्पर्म का प्रोन्यूक्लियाई हो जाकर के उसमें न्यूक्लियस के साथ फ्यूज नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्रोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि एक्रोसोम जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम है हाइलोरोनिडेज। क्या नाम है? हाइलोरोनिडेज। क्योंकि जो विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, विटेलाइन मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन होता है वो हाइलोरोनिक एसिड से होता है। तो वो हाइलोरोनिक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए हाइलोरोनिडेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये हाइलोरोनिडेज एंजाइम कहाँ बनता है? एक्रोसोम। तो ये एक्रोसोम का फॉर्मेशन जो है ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। वो कैसे करता है? जिस समय स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाती है और स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो चुका होता है, उसके पश्चात यहाँ पर एक एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बनता है जिसके चारों तरफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी सिस्टर्नी यहाँ पर, अरे यहाँ पर एक्यूमुलेट होती है और एक्यूमुलेट होकर के ये कंडेंस होने लगती है। जैसे जैसे ये कंडेंस होती जाती हैं, कंडेंस होकर के ये यहाँ पर एक्रोसोम के चारों ओर जमा होती जाती हैं, और उसके पश्चात ये यहाँ पर एक्रोसोम का फॉर्मेशन। बाद में जब ये जो स्पर्म जो है ये पहुंचता है ओवम के उस साइड के पास या ओवम के पास पहुंचता है, तो ओवम अब तक के क्या है? अनफर्टिलाइज्ड है। तो जैसे ही ये जाकर के ओवम की विटिलाइन मेम्ब्रेन से टकराता है, जो एक्रोसोम है वो हाइलोरोनिडेज एंजाइम सिक्रीट करता है, जिससे स्पर्म की विटिलाइन मेम्ब्रेन पेनिट्रेट हो जाती है, और जैसे ही वो स्पर्म हेड एंटर करता है, नाउ विटिलाइन मेम्ब्रेन बिकम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये एक पूरी अलग प्रोसेस है, वो उसको हम जब फर्टिलाइजेशन का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यहाँ मैं आपको एक वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए वो वीडियो ये है। तो देखिए ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये सेल है, सेल के अंदर ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रही है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स का 3D स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है। ये होता है फेनेस्ट्रेटेड होता है, बहुत सारे इसमें छिद्र पाए जाते हैं। ये उसकी सिस्टर्नी दिख रही है, लाइन से स्ट्रक्चर, सिस्टर्ना की स्ट्रक्चर जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है, ये सिस्टर्नी में हम देखते हैं कि इसमें पैकेजिंग कैसे होती है, वो देखिए अब कैसे। सपोज यहाँ देखिए कि कुछ सब्सटेंसेस हैं, ये सब्सटेंसेस यहाँ पर जमा होंगी, ये सब्सटेंसेस हैं, ये सब्सटेंसेस यहाँ पर आ गए, किसमें आ गए? आकर के ये इसमें आ गई, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्नी में या वेसिकल्स में, ये छोटे छोटे वेसिकल्स के रूप में ये यहाँ आ गए। अब इसके अंदर क्या होगा वो देखिए जरा, हम देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए अब ये मटेरियल आ गया यहाँ पर थोड़ा सा मैकेनाइज्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर एनिमेट किया गया है, इसमें आकर के ये जमा होगा और इसके बाद ये भेज दिया जाएगा जहाँ जिस वाले रास्ते में उसको जाना है वहां भेज दिया जाएगा। ये इस प्रकार से ये यहाँ पर जमा हुआ, पैकेजिंग की गई इसकी, इस प्रकार से पैकेजिंग करके इसको भेज दिया गया। ये देखिए लगातार ये प्रोसेस चलती है। अब यहाँ देखिए अलग अलग जो मटेरियल जिस ओर जाना है वो उस वाले सिस्टर्नी में जाएगा और वहां से फिर वो भेजा जाएगा आगे जहां उसको जाना हो, ठीक है। अब ये आ गया कहाँ पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आकर के इसमें क्या रिएक्शन होगी जरा वो देखें हम। ये जो यहाँ से एक्सक्रीटरी वेसिकल या सिक्रीटरी वेसिकल जो होते हैं, ये एक्सक्रीटरी और सिक्रीटरी वेसिकल यहाँ से देखिए ये आए आकर के ये जो वो है वेसिकल है, ये आकर के इससे डिजॉल्व हो गया और आकर से आकर के डिजॉल्व होकर के ये बाहर निकल गया।
अब मान लीजिए कोई मटेरियल भीतर प्रवेश करता है, तो ये भीतर प्रवेश करता है तो ये क्या प्रोसेस होती है, ये देखिए। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये देखिए, अब ये यहाँ पर आ गया और इस प्रकार से ये प्रोसेस होती है। ये वीडियो मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किया था, आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको बताया। ठीक है, तो ये होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है ये?